रिड्यूसिंग का मतलब वैसे होता क्या है? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना? सर इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करना तो होता है रिडक्शन। ओके सर, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करना। हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बताओ जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा रिड्यूसिंग नेचर? सर इंक्रीज होगा। हाँ, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, टॉप टू बॉटम। यानी सबसे कम हो जाएगा बीई, फिर एमजी, फिर सीए, फिर एसआर, फिर बीए। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिव रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस, ये लिख लो इसमें। रिटर्न। यस सर। अब लिखो सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया भी क्या करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्वेंट का जब काम करता है तो इसमें जो सॉल्यूशन बनता है उसका कलर डीप ब्लू कलर हो जाता है। द सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, the solution of alkaline earth metal is deep blue black, deep blue black। इसमें बस दो ही रिएक्शन लिखनी है। पहली रिएक्शन जो है M प्लस एक्स प्लस वाई NH3 गिव्स, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा M NH3 का होल X और ऊपर लिख देंगे यहाँ पे 2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा NH3Y, और ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। और अगर इसको हम थोड़ा इसको बढ़ा के लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं M प्लस एक्स प्लस 2y, और यहाँ पे लिखेंगे NH3 गिव्स, इसमें हो जाएगा M NH3 का होल X, और ऊपर आ जाएगा इसमें 2 प्लस चार्ज, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, और ये NH3 का Y और ऊपर माइनस चार्ज। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये तो ये अलग है। यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2y लिखा है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये इसका कलर कैसे डेवलप हुआ, तो कलर मेन डेवलप होने का रीजन ये है आपका इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर डेवलप हो रहा है, डीप ब्लू ब्लैक कलर।
Yes, sir, done. डन। Yes. अब देखो इसके बाद है आपका ये फिनिश हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आता है यूज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। यूजेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। यूजेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यूजेस में फर्स्ट पॉइंट, अब ये देखो ये लर्निंग वाला होता है बस, इनऑर्गेनिक में लर्निंग पोर्शन काफी है। बेरिलियम Okay, इज sir. यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलवाई। बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलवाई। मैन्युफैक्चर ऑफ एलवाई। जो बेरिलियम होगा वो किसके लिए यूज होती है? जो एलवाई है उसको, एलवाई पता है ना आपको? Yes, sir. होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अगर दोनों मेटल को आपने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, उसी को हम एलवाई बोल देते हैं जनरली। सेकंड पॉइंट है इसमें Mg। Mg is used in flash powder, powders and bulbs। थर्ड पॉइंट आता है इसमें MgCO3 is an ingredient of toothpaste। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कैल्शियम इज यूज्ड। जो कैल्शियम होता है इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, एक्सट्रैक्शन का मतलब आइसोलेशन करना, जो क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, आइसोलेशन करना, एक्सट्रैक्शन करना मेटल को फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। जो उसका ऑक्साइड होगा उससे मेटल को सेपरेट कर देना, उसके लिए हम कैल्शियम यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, फिफ्थ पॉइंट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल और कैल्शियम एंड बेरिलियम metal have often been used to remove air from vacuum tiles। अगर आपको कोई भी चीज को वैक्यूम करना होगा और वहां से एयर को हटाना है तो आप इनको डाल सकते हो फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें आपका सिक्स्थ है कि जो रेडियम होता है रेडियम सॉल्ट्स होता है जो आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ये इसके यूजेस हो गए। एल्कलाइन अर्थ मेटल के यूजेस हैं, पहला बेरिलियम यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय के लिए। मैग्नीशियम यूज होता है फ्लैश पाउडर और बल्ब में। मैग्नीशियम कार्बोनेट है जो इंग्रेडिएंट होता है टूथपेस्ट का। कैल्शियम जो यूज होता है वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। उसके बाद कैल्शियम और बेरिलियम जो होता है मेटल, ये जनरली यूज होते हैं एयर को रिमूव करने के लिए। अगर आपको वैक्यूम टायर है, आप चाहते हो उसमें वैक्यूम हो,
तो जो उसमें एयर होगी उसको रिमूव करने के लिए हम उसमें कैल्शियम और बेरियम को यूज कर सकते हैं। और लास्ट है जो रेडियम होता है, रेडियम सॉल्ट, उसे यूज करते हैं हम रेडियोथेरेपी में, यानी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। डन। यस सर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज, अब है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ alkaline earth metal, compounds of the alkaline earth metal, alkaline earth metal। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी कंपाउंड्स की क्या खास बात है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। लिख लिया हेडिंग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। सर 1 मिनट। यस सर डन। देन अब देखो इसमें वन बाय वन करना है, जैसे हम उसमें किया था आपने किसमें, अल्कली में, वैसे ही करना है। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट इज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का फर्स्ट पॉइंट है कि all the alkaline earth metals, all the alkaline earth metal, all the alkaline earth metal, इसके क्या ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। ये सबके सब बेसिक्स होते हैं, लेकिन कौन सा बेसिक नहीं होता इसमें से, एक्सेप्ट बेरिलियम का, BeO एंड BeOH का होल ट्वाइस, ये बेसिक नहीं होता है। तो ये कैसा होगा, विच आर एम्फोटेरिक, विच आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब पता है क्या होता है, यस सर, जो एसिड एंड बेस की दोनों कैटेगरीज को शो करते हैं, प्रॉपर्टीज को, हाँ दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है या दोनों के साथ और रिएक्शन कर रिएक्ट सकता करते हैं। है। हाँ, यस सर। तो एम्फोटेरिक है, तो ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। बाकी जितने भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होंगे वो सब बेसिक होते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। यस सर डन।
अब सेकंड पॉइंट लिखो इसी में, इसका सेकंड पॉइंट है कि जो सॉलिबिलिटी होती है, द सॉलिबिलिटी कॉमा थर्मल स्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर का मतलब जो OH माइनस आयन को जल्दी निकाल दे, ठीक है, ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड, ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड। बताओ अब ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि बी तो आएगा नहीं, बी तो आपका क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। तो बताओ अब ये यस सर। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। हाँ, ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना साइज बढ़ेगा ये BOH जल्दी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इंक्रीज द solubility, thermal stability and basic character of these hydroxide increases from MgOH का होल ट्वाइस टू BaOH का होल ट्वाइस। सर RA तो वो हो गया ना रेडियो एक्टिव। हाँ, तो उसको काउंट नहीं करते हम। यस सर। सर डन। डन। तो ये सेकंड पॉइंट हो यस गया। सर। अब देखो वो कहता है कि रीजन क्या है इसका। देखो रीजन, क्योंकि रीजन भी आता है इसमें। अगर मैंने कहा बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा हो तो उसका रीजन क्या होगा? पहले बेसिक कैरेक्टर का, बेसिक कैरेक्टर है जो ये टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, क्यों? तो बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो OH माइनस आयन को क्या करे, जल्दी रिलीज कर दे, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, जो OH माइनस आयन को क्या करे, रिलीज करे जल्दी से, ठीक है। तो इसमें से कौन जल्दी यस सर। रिलीज करेगा? तो बेसिक कैरेक्टर मतलब एबिलिटी टू रिलीज OH माइनस आयन। बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो बेसिक कैरेक्टर है आपका, बेसिक कैरेक्टर, इसका मतलब ये होता है एबिलिटी टू, एबिलिटी, एबिलिटी टू रिलीज, एबिलिटी टू रिलीज OH माइनस आयन, एबिलिटी टू रिलीज OH माइनस आयन। कौन OH माइनस आयन को जल्दी रिलीज करेगा, वो उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। जो OH माइनस आयन को रिलीज करेगा वो क्या हो जाएगा, उतना बेसिक हो जाएगा। अब टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, एबिलिटी टू रिलीज OH माइनस आयन, ठीक है। कौन जल्दी यस सर। रिलीज कर रहा है, कौन देर में रिलीज कर रहा है। अब होता क्या है देखो, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, जो M और O के बीच का बॉन्ड है वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? इंक्रीज ये सर करेगा। रिपीट करना एक बार। जैसे मैंने कहा OH माइनस आयन कौन जल्दी निकालेगा, वो ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे मैंने कहा MOH का होल ट्वाइस, दूसरा CaOH का होल ट्वाइस, तीसरा SrOH का होल ट्वाइस। तो अब जो ये M है, ये इसको जनरली हम क्या बोलेंगे, M बोल देंगे। इसको हमने क्या बोल दिया, मेटल को M बोल दिया। तो जो M है और जो ये O है, इसके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, टॉप टू बॉटम? जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो M और O के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? बॉन्ड लेंथ, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो
M और O के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम होगा। नहीं, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाएगा फुल ना। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, यस सर। ठीक है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा। तो जब साइज बढ़ेगा ओके तो सर। बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी, ज्यादा होगी? जैसे सर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। हाँ, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम हो जाएगी। हाँ, टॉप टू बॉटम ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और टॉप टू वो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो वीक हो जाएगा, और वीक होगा तो जल्दी से OH को निकाल देगा ना बाहर। यस सर। इसीलिए टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। आया समझ में? यस सर। तो आपको क्या कहना है, पहला स्टेप क्या आएगा इसमें? फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? MO बॉन्ड। जो M है और O है, M और O के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती जाएगी? बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो OH माइनस है वो क्या होगा? इजिली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब जब बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो जो OH माइनस आयन है वो क्या होगा? इजिली रिमूव हो जाएगा, इजिली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जो OH माइनस आयन है क्या होगा? इजिली रिलीज हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए बेसिक रिएक्टर इंक्रीज हो जाता है। ये लिख लिया आपने? यस सर। हाँ, पहले आपने क्या लिखा कि MO के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी। फिर आगे लिखो इंक्रीज होगा, डैश, यस हाँ, सर। डैश करके फिर MO के बीच का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, यस सर। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो जो OH माइनस आयन है वो क्या होगा? इजिली रिमूव हो जाएगा, इजिली डिसोसिएट हो जाएगा, इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बेसिक रिएक्टर इंक्रीज। अब दूसरा आता है पॉइंट सॉलिबिलिटी का। अब सॉलिबिलिटी क्यों होता है ऐसा? सॉलिबिलिटी का क्या है फंक्शन? सॉलिबिलिटी क्यों होती है इंक्रीज टॉप टू बॉटम? तो मैंने आपको बताया था सॉलिबिलिटी के लिए एक पॉइंट आपको याद रखना था। क्या याद रखना था हमें? सॉलिबिलिटी कभी भी ज्यादा होती है, उसका एक रीजन था मेन। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, कभी भी आपको ध्यान रखना अगर सॉलिबिलिटी है तो उसका एक चीज जो है वो ज्यादा चलेगा, वो है आपका लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सॉलिबिलिटी के यस केस में? सर। अब लिखो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस on moving down the group. Solubility increases on moving down the group. ठीक है, solubility increases on moving down the group. फिर लिखो इसमें because both lattice and hydration enthalpy decreases down the group. दोनों डिक्रीज होते हैं। ठीक है, both lattice and hydration enthalpy decreases down the group. लिखा? सर रिपीट करना एक बार। मैंने कहा कि because both lattice and hydration enthalpy, both lattice and hydration enthalpy decreases down the group, decreases down the group. यस सर डन। डन।
फिर आगे लिखो, इसमें एक और पॉइंट लिखो, बट डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी इज मोर, बट decrease in lattice enthalpy, but decrease in lattice enthalpy is more rapid. Decrease in lattice enthalpy is more rapid than that of hydrogen enthalpy. Than that of hydration enthalpy, मतलब कुल मिला के क्या है yes said कि and हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, लैटिस एंथैल्पी के कंपैरिजन में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको बताया था कि एक ही रीजन है कि लैटिस हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी तो वो सॉल्युबल ज्यादा होगा, और अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपका फिनिश हो गया। अब सेकंड हेडिंग लिखो इसमें, हैलाइड्स। सेकंड हेडिंग इज हैलाइड। yes sir अब हैलाइड में क्या होगा, देखो जितने ये हैलाइड कैसे होंगे, इसके आयनिक होंगे या कोवलेंट होंगे, सर इसके आयोनिक होंगे। आयनिक। हाँ, तो इसमें लिखो ऑल हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयनिक। ऑल हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयनिक। ठीक है, आयनिक होते हैं क्योंकि आयंस वाले होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्ट है, एक्सेप्शनल केस है। इसमें से कौन होगा जो कोवलेंट होगा? सर Mg। नहीं, जो सबसे छोटा होता है बीई। सर Be yes से हाँ बेरिलियम। हाँ, तो बीई इज कोवलेंट, क्योंकि इसमें कौन सा रूल लगेगा, फजान रूल। तो फजान कहता है कि जितना छोटा कैटायन होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। yes sir ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फजान रूल लगेगा। और एक और पॉइंट लिख लो इसमें फिर, बेरिलियम क्लोराइड PeCl2, बेरिलियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर, हैज अ चेन स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कहता हूँ चेन बना देता है, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल एक साथ में कंबाइंड होते चले जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, तीसरा मॉलिक्यूल हुआ, चौथा, तो एक पूरी चेन बना देते हैं, लॉन्ग चेन टाइप की बन जाती है ऐसे। ये आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे सबके सब। ठीक है, तो एक लॉन्ग चेन बना लेंगे। तो इसीलिए जो BeCl2 होता है, अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो क्या बना लेगा, एक चेन स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये आपका हैलाइड भी फिनिश हो गया। अब हेडिंग लिखो, हाइड्राइड। हाइड्राइड, हाइड्राइड। yes sir अब हाइड्राइड के केस में बताओ कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टेबिलिटी जो हाइड्राइड है उसकी ज्यादा होगी या कम होगी? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जैसे मैंने कहा BeH2, तो ये हो गया हाइड्राइड। उसके बाद बी के बाद Mg आएगा, तो MgH2। उसके बाद फिर CaH2। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी के बाद आएगा SrH2, फिर BaH2। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? सर BH2। नहीं, BH2 डिक्रीज होगी हाँ डिक्रीज हाइड्राइड होगी, में स्टेबिलिटी। क्योंकि जितना छोटा साइज होगा तो क्या होगा, टाइटली बाउंड करके रखेगा ना। यस साइज सर बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो जल्दी टूट जाएगा। ओके ठीक है, सर हाँ, तो इसमें जो स्टेबिलिटी होगी टॉप टू बॉटम क्या होगी? सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज। हाँ, तो इसे लिख लो कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
टॉप टू बॉटम। हाँ, और इसका रीजन है डिक्रीज लैटिस एंथैल्पी। डिक्रीज लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि लैटिस एंथैल्पी मतलब जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जैसे इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी वो जल्दी टूट जाएगा, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होगा। यस सर, डन। ठीक है, तो रीजन लिख लिया, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन सर लैटिस लेटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी हाँ, डिक्रीजिंग। अब दूसरी चीज है, इनमें से बताओ कौन कोवेलेंट होगा और कौन आयनिक होगा। इनमें से, इन पांचों में से कोई कोवेलेंट होगा और कोई आयनिक होगा, तो कौन सा कोवेलेंट है कौन सा आयनिक है। सर जिसका साइज छोटा है वो कोवैलेंट है। हाँ, तो इनमें से देखो ये दो हैं जो ये कोवेलेंट है, छोटे छोटे साइज वाले कोवेलेंट, यानी बीई और एमजी वाले कोवेलेंट। और जो बड़े साइज के हैं ये क्या हो जाएंगे, आयनिक। तो इसे लिख लो कि BeS2 and MgS2 is covalent, और CaS2, SrS2 and Bs2 are ionic in nature. Written? यस सर। हाँ, तो अब ये भी आपका फिनिश हो गया। अब इसमें एक मेन आता है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ये कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछा जाता है आपसे, और आपकी बार भी हो सकता है, ये एक्सेप्शनल केस है एक्चुअल में। हेडिंग लिखो सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, सॉल्ट्स सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, इसमें एक्सेप्शनल केस है कुछ। यस सर। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, OXO ऑक्सो एसिड, इसमें एक्सेप्शनल केस हैं कुछ। एक्सेप्शनल केस क्या है देखो इसमें, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो अब। फर्स्ट पॉइंट इज solubility of carbonates and sulfates. Solubility, solubility of solubility यस सर, लिख लिया। of solubility and carbonate, sorry, solubility of carbonate and sulfates, solubility of यस carbonate सर। and sulfate of alkaline metals, of alkaline metals। अब आपको ये बताना, बताओ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। सॉल्बिलिटी है जो कार्बोनेट और सल्फेट की, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सर हाँ, क्या होगी। सर इंक्रीज। हाँ, लेकिन इसके केस में डिक्रीज होती है, तभी मैंने कहा आपको ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। जनरली ये इंक्रीज ही होती है हर एक के केस में। ठीक है, सॉल्विटी टॉप टू बॉटम जनरली इंक्रीज होती है, लेकिन ध्यान रखना अगर कार्बोनेट और सल्फेट आएगा एल्कलाइन का तो ये डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तभी मैंने कहा आपको ये एक्सेप्शनल केस है। ओके सर। ठीक, ये औरों के रिस्पेक्ट में अलग होता है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैंने कहा कार्बोनेट बना दिया आपका, कार्बोनेट का मतलब मैंने बना दिया यहाँ से बी ई और यहाँ पे CO3 लिख दिया। दूसरा है आपका
MgCO3, MgCO3, उसके बाद है CaCO3, CaCO3, उसके बाद आता है आपके पास SrCO3 और लास्ट में आ जाएगा BaCO3। तो कौन सबसे ज्यादा होगा इनमें से? सर BaCO3। नहीं, BeCO3, टॉप टू बॉटम लिक्विड यस दे रहे सर। हैं ना, यस सर। ठीक है। और ऐसे ही किसके केस में होगा? सल्फेट में, सल्फेट में भी ऐसे ही करना है। BeSO4, यहाँ पे ऊपर लिख देना सॉल्युबिलिटी, ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी कई बार पूछा जाता है ये, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। तो ये सॉल्युबिलिटी, LITY, ठीक है। ऐसे सल्फेट के केस में क्या हो जाएगा? सल्फेट में MgSO4, MgSO4, फिर CaSO4, CaSO4, उसके बाद फिर SrSO4, SrSO4 और BaSO4। तो इसमें किसकी ज्यादा होगी? सर BaSO4 की ज्यादा होगी, सेम सीक्वेंस में ऊपर वाले की हाँ, तरह। सेम ये, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक्सेप्शनल केस है। वो कहता है कि जो बड़े होते हैं, क्योंकि कार्बोनेट और SO4 का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है वो बड़े के साथ उसका बॉन्डिंग स्ट्रांग बनती है, छोटे के साथ उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं बन पाती, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस शो करता है। तो ये पहला पॉइंट लिख लो। इसका रीजन लिख लो, रीजन पहले लिख लिया ये। यस सर। अब इसके बाद आता है रीजन, लिखो इसका कि कार्बोनेट एंड सल्फेट आर लार्ज इन साइज, बड़े साइज में होते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा एलिमेंट है उसके साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, छोटे के साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, ठीक है। रिज्वाइन करना है सेम आईडी। ओके सर।